जिसे 4 साल पहले उसने घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया था, उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी ज़िंदगी का फैसला एक दिन वही करेगी। वो एक दिन जिस कोर्ट में कटघरे में मुजरिम बना खड़ा था, उसी कोर्ट में उसकी तलाकशुदा पत्नी जज की कुर्सी पर बैठी थी। अब सज़ा का ऐलान होना था। पति अपनी पत्नी को देखता है, उसका सर नीचे झुक जाता है, क्योंकि उसको नहीं पता था कि जिसे वो धक्का मारकर घर से बाहर निकाला था, दरअसल आज वही लड़की इस मुकाम पर होगी। वो सोचकर बड़ा ही परेशान था। उसके माथे से पसीना टपक रहा था। जब ये पूरी कहानी आप सुनेंगे तो आप कहेंगे, क्या ऐसा होना संभव है? और वो तलाकशुदा पत्नी जो जज बन गई थी, उसने जो अपने पति के साथ किया, आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं हूं दिलीप यादव और ये सच्ची कहानी राजस्थान के जयपुर के रहने वाली मनीषा और राहुल की है। मनीषा 2 बहनें थी। उसके पिता सरकारी टीचर थे। छोटी बहन अब उससे छोटी थी, जो ग्रेजुएशन कर रही थी, और मनीषा का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका था। वो एलएलबी कर रही थी। वहीं पर जयपुर से ही एक कॉलेज से एलएलबी कर रही थी। उसका सपना था सिविल जज बनने का, या फिर एक बड़ा एडवोकेट हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट का बनना था। लेकिन उसके पिता रिटायर होने वाले थे और माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। उनको लगता था कि बड़ी बेटी तो बड़ी हो गई है और शादी करने लायक तो छोटी भी बेटी हो चुकी है, पहले एक बेटी की शादी कर दें। मनीषा हालांकि शादी के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन मनीषा की जो बुआ के घर के पास एक लड़का था जिसका नाम था राहुल। उसका रियल एस्टेट का कंस्ट्रक्शन का काम था। करोड़ों रुपए का बिजनेस था। अच्छी खासी फैमिली थी। इकलौता लड़का था। उसके पिता भी शादी करने की बात कर रहे थे। तभी उसकी बुआ ने रिश्ता बताया, क्योंकि मनीषा के पिता को ये रिश्ता बहुत अच्छा लगा। जब मनीषा को बताया गया तो मनीषा ने पहले तो ना नुकुर किया, लेकिन बाद में उसने बोला, मैं पढ़ाई नहीं छोड़ूंगी। जब लड़के वालों तक ये बात बताई गई तो उन्होंने कहा, भाई हमारे पास सब कुछ है, लड़की अगर पढ़ना चाह रही है तो पढ़े, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं है, हम उसे पढ़ाएंगे। लड़की लड़के आपस में मिलते हैं। राहुल पहली नज़र में ही मनीषा को पसंद कर लेता है। मनीषा देखने में भी काफ़ी खूबसूरत थी और पढ़ने लिखने में भी अच्छी थी। परिवार की रजामंदी से अब इनकी शादी की डेट पड़ती है। धूमधाम से शादी हो जाती है और मनीषा शादी करके अपने ससुराल चली जाती है। कुछ दिनों के बाद उसका एग्ज़ाम एलएलबी का होता है। देने के लिए वो फिर अपने मायके आती है। राहुल और मनीषा की ज़िंदगी में खुशी खुशी सब कुछ चल रहा था। अब उधर साल भर होने को होते हैं, इधर मनीषा का एलएलबी फाइनल ईयर का एग्ज़ाम भी हो जाता है। तभी मनीषा के पेट में अचानक दर्द होता है। जब डॉक्टर के पास वो जाती है तो पता चलता है कि डॉक्टर बताते हैं कि वो मनीषा जो है वो माँ बनने वाली है। उसके पेट में 3 महीने का बच्चा है। अब ये अपने पति राहुल से बोलती है कि अब हमारे घर में एक नया मेहमान आने वाला है, अब तो हमें खुशी खुशी रहना चाहिए, खुशियाँ बांटनी चाहिए। पति भी बोलता है, चलो अच्छा ही है, सब कुछ सही चल रहा था और मनीषा अपनी पढ़ाई भी जारी रखी थी। अब उसको लग रहा था कि जज वगैरह की तैयारी करनी चाहिए, लेकिन धीरे धीरे उसकी तबीयत सही नहीं रहती है और राहुल अपने रियल एस्टेट के जिस काम में था, उसी काम में उसका एक दोस्त होती है जिसका नाम होता है कंचन। उसके साथ उसकी दोस्ती बढ़ती जा रही थी। अब मनीषा को वो उतना टाइम नहीं देता था, उतना इम्पोर्टेंट नहीं देता था। झूठ बोलकर लगातार घर से बाहर, कभी दिल्ली कभी मुंबई, बोलता था मैं अपने बिजनेस के सिलसिले से बाहर जा रहा हूँ। लेकिन वो किसी और के साथ नहीं, बल्कि वो अपनी दोस्त जो उसकी बिजनेस पार्टनर थी कंचन, उसके साथ जाता था। एक दिन मनीषा ने कॉल किया अचानक। 2 दिन से वो गायब था। बोला मैं बिजनेस के सिलसिले में गया हूँ। और रात को जब उसने 12-1 बजे करीब उसने जब कॉल किया, जैसे ही कॉल किया तो उसकी कॉल कोई और नहीं बल्कि गलती से उसकी फ्रेंड जो पार्टनर थी कंचन ने उठा लिया। बोली हाँ। इसने बोला कि हमारी राहुल से बात कराओ। उसने बोला राहुल तो अभी थोड़ा बिजी है। मनीषा ने कहा रात में 1 बजे क्या बिजी है? नहीं, वो सो गए हैं। तो इतने में फिर मनीषा का दिमाग घूम गया। अब बोला कि रात में अगर वो सो रहे हैं तो तू उसके कमरे में क्या कर रही है? फिर क्या था, तू मैं शुरू हो जाता है। राहुल बाहर गया होता है। जैसे ही आता है उसको पता चलता है कि उसकी पत्नी की कॉल है। उसके भी सर से पसीने छूटने लगते हैं।
दोनों की लड़ाई झगड़े होते हैं और मनीषा बोलती है तुम अभी आओ। उसके बाद सुबह जैसे होती है राहुल जयपुर पहुंचता है। मनीषा राहुल की बहुत लड़ाई होती है, बहुत बातचीत होती है। चूंकि पेट में बच्चा भी था 4-5 महीने का, वो बोली कि मुझे तुम धोखा दे रहे हो, अब मैं माँ बनने वाली हूँ तुम्हारे बच्चे की, तुम अपनी दोस्त के साथ जाकर उसी के साथ रह लो। तुम पर मैं बहुत भरोसा करती थी, आंख मूंद कर ब्लाइंड ट्रस्ट मैंने किया, लेकिन तुमने मुझे सिर्फ धोखा दिया। दरअसल लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि राहुल अब अपनी उस बिजनेस पार्टनर कंचन के साथ सीरियस हो चुका था। वो भी गुस्से में था और उसकी पत्नी ने भी सुनाया था कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो, तुमने बताया नहीं। यही वो तमाम चीज़ें ऐसी थीं जिनकी वजह से राहुल गुस्से में 2-3 चांटे मनीषा को लगा देता है और उसको जोरदार धक्का दे देता है। मनीषा गिर जाती है, उसके सिर में चोट लगती है, अचानक वो बेहोश हो जाती है। आनंद फानन में जो घर के लोग होते हैं उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। कुछ टाइम बाद उसको जब होश आता है, लेकिन पेट में अचानक दर्द होता है, ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। पता चलता है कि उसका जो बच्चा है वो मिसकैरेज हो चुका है। अब उसको एबॉर्शन करवाना पड़ेगा, नहीं तो पॉइजन फैल जाएगा कुछ टाइम के बाद। अब मनीषा हॉस्पिटल में भर्ती होती है। चूंकि इतनी जोर से उसने धक्का दिया था, पेट के बल वो गिरी थी, मनीषा की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। हालांकि 4-5 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रही। अब बच्चा तो रहा नहीं था उसके पेट में, लेकिन अब मनीषा ने उसी टाइम हॉस्पिटल के बेड पर सोच लिया था कि अब इस शख्स के साथ अब मैं नहीं रह सकती। वो अपने पिता को बुलाती है। पिता तो आए हुए थे, उसकी चूंकि तबीयत खराब थी, सारे घर के लोग भी होते हैं, अब कुछ बोलने लायक नहीं रह जाते हैं। मनीषा अपना सारा सामान उठाती है और अपने मायके आ जाती है और सीधा सीधा अपने पिता से बोल देती है कि अब मुझे उस शख्स के साथ रहना नहीं है। पिता भी अब कुछ नहीं बोल पाते हैं। मनीषा कुछ दिनों के बाद कोर्ट में केस फाइल कर देती है। राहुल आता है, बहुत मनाने की कोशिश करता है कि मुझसे गलती हो गई है, मान जाओ, लेकिन मनीषा कहती है गलती एक बार होती है, बार बार नहीं। तुम मुझे 1 साल से धोखा दे रहे हो, चीट कर रहे हो, लेकिन मैं भरोसा कर रही थी। मुझे एहसास तो उस दिन हुआ जिस दिन मैंने कॉल किया था। उसके बाद वो अपनी पढ़ाई लगातार जारी रखती है। बोल देती है अब छोटी वाली बहन की भी शादी मत करो, अपने पैरों पर खड़ी होने दो। इधर एलएलबी भी हो गया था उसका, सिविल जज की तैयारी शुरू कर देती है, कोर्ट में केस फाइल कर देती है। 1 साल के भीतर तलाक हो जाता है। थोड़े बहुत पैसे वो देता है, लेकिन मनीषा लेने से मना कर देती है। बोलती है मुझे कंपनसेशन कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि मनीषा इतनी पढ़ी लिखी खुद थी, वो ट्यूशन वगैरह पढ़ाकर अपना खर्च खुद निकाल लेती थी। लॉ के बच्चों को भी उसने पढ़ाना शुरू कर दिया था एक कोचिंग में। धीरे धीरे करके 1-2 साल बीतते हैं और आरपीएससी सिविल जज की वैकेंसी आती है। वो परीक्षा देती है और उसका सिलेक्शन कुछ दिनों के बाद राजस्थान सिविल जज की पोस्टिंग पर हो जाता है। जब लिस्ट में नाम आता है मनीषा का, तो पिता की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है और जिन लोगों ने भी सुना उसने तारीफ ही किया मनीषा की कि उसने ज़िंदगी की जंग हारी नहीं। पति के इस तरीके के रवैये के बाद भी, तलाक होने के बाद भी, आज देखो लाखों बेटियों के लिए, लाखों लड़कियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत, एक इंस्पिरेशन बनकर मनीषा आई। परिवार में खुशी का माहौल था। पिता चाहते थे अब दूसरी शादी कर लो, लेकिन मनीषा का दिल जैसे शादी से हट गया था। उसने बोला कि नहीं, अब मुझे अनेकों लड़कियों की ज़िंदगी बदलना है। देखेंगे लाइफ में अगर कोई मिला हम सफ़र। तो अब इधर मनीषा की पोस्टिंग अलवर, कभी कोटा, कभी जोधपुर, अलग अलग जगहों पर अलग अलग पोस्टिंग हो रही थी। अचानक एक दिन एक कोर्ट में मनीषा सुनवाई कर रही थी, तभी एक केस आता है मनीषा के पास, आया था और वो बोली कि माता जी को बुलाया जाए। चूँकि एक बुजुर्ग दंपत्ति थे, उनकी ज़मीन पर किसी ने कब्जा करके बड़ी बड़ी बिल्डिंग शहर में खड़ी कर रहे थे। उनकी सिर्फ एक बेटी ही थी, बेटी की भी शादी हो गई थी। दबंग जो हैं कब्जा कर लिए थे वहाँ के नेताओं की मिलीभगत से। अब उनके सामने पुलिस प्रशासन उनके केस की सुनवाई नहीं कर रहा था। ना एफआईआर लिखी जा रही थी, ना तहसीलदार, ना एसडीएम, कोई भी नहीं उनकी पुकार सुन रहा था। तो वो कोर्ट का रुख करते हैं। कोर्ट में उनकी फाइल मनीषा मैडम की कोर्ट में लगती है। सुनवाई के लिए सारे पक्षों को बुलाया जाता है। जब कोर्ट में आता है तो कोई और नहीं बल्कि मुजरिम के तौर पर वही राहुल आता है।
जिसके खिलाफ उस बुजुर्ग दंपत्ति जो थे, जो दादा दादी टाइप के थे, जिनकी उम्र लगभग 60 से 65 साल के आसपास होगी। पत्नी का नाम था आशा देवी और उसके पति का नाम था महेंद्र नाथ। आशा देवी ने बताया कि ये जो राहुल है, इसी ने इनकी जमीन पर कब्जा करके जबरदस्ती बड़ी सी बिल्डिंग बना रहा है। सामने राहुल कोई और नहीं था, ये वही राहुल था जिससे मनीषा का 4 साल पहले तलाक हुआ था। राहुल भी देखकर मनीषा को हैरान रह जाता है, क्योंकि मनीषा वही थी जो उसकी पत्नी थी, जिसे उसने धक्के मारकर उसके बच्चे को मार डाला था, उसे घर से बेइज्जत करके निकाला गया था। आज वही मनीषा जज की कुर्सी पर बैठी थी। मनीषा भी देखकर हैरान रह जाती है, इतना करोड़ों का मालिक, इसकी ऐसी हरकतें क्यों हैं। जब राहुल बोलना शुरू करता है तो बोलता है, मैडम, पहले तो वो बोल नहीं पाता है, फिर कहता है कि नहीं, हमने इस जमीन के पैसे दिए हैं, ये है वो सारे कागज़। वो दिखाता है तो पता चलता है कि ज़बरदस्ती बंदूक की नोक पर इनसे सिग्नेचर करवाए गए थे, और जो करोड़ों रुपए देने की बात कही गई है तो कुछ भी नहीं दिया गया था। 1-2 लाख रुपए देकर निपटारा कर दिए थे। इतनी गुस्सा मनीषा को आती है, सारी अथॉरिटी, एसडीएम, जो भी तहसीलदार, जो भी इस मामले में जुड़े होते हैं, और जो थानाध्यक्ष रिपोर्ट नहीं लिख रहा था, उसे सस्पेंड करने के लिए आदेश दे देती है और एसपी तक को बुला लेती है। एसपी से मनीषा कहती है कि तुम्हारी पुलिस प्रशासन काम नहीं करती है और न्याय की बात करती है, और बोलती है कि इनकी प्रॉपर्टी से कब्जा 24 घंटे के अंदर हटाया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते का दिन तुम्हें देती हूँ। 1 हफ्ते के बाद फिर कोर्ट में सुनवाई होगी, नहीं तो जो भी दोषी होगा सबको सस्पेंड कर दूंगी और सबको जेल भिजवा दूंगी। कोर्ट से जैसे मैडम निकल रही होती हैं तो वो जो बुजुर्ग दंपत्ति थे जिनकी कोर्ट में सुनवाई थी, वो मैडम के पैरों पर गिर जाती हैं और कहती हैं कि आपकी वजह से आज हमारे साथ न्याय हो गया, नहीं तो कोई सुनवाई हमारी नहीं करता था। मनीषा जैसे ही निकल रही होती है तभी पीछे से राहुल आता है, उसका तलाकशुदा पति। मनीषा को बोलता है, कहता है कि ये मेरी करोड़ों की प्रॉपर्टी थी, मुझे बहुत बड़ा बिजनेस में लॉस हो जाएगा, तुम तो मेरी पत्नी रही हो, कम से कम मेरे हक में फैसला कर दो, तुम्हें भी कुछ पैसे चाहिए तो हम दे देंगे। मनीषा ने बोला कि बदतमीज, तुम पैसे के लोभी, लालची, छिह, तुम्हें तो महिलाओं का सम्मान करना भी नहीं आता। ये बुजुर्ग लोग हैं, इनको तुम परेशान करके करोड़ों रुपए की ज़मीन कम से कम पैसे देकर तुम बिल्डिंग बनाए, लेकिन अब मुझे समझ में आया कि तुम्हारी बुलंदी की इमारत गरीबों के सीने पर रख के बनी हुई है। खैर, 1 हफ्ते का तुम्हें टाइम दिया गया है, अगर तुम नहीं गिराओगे तो हम खुद ही कोर्ट का आदेश देकर गिरवा देंगे तुम्हारी बिल्डिंग को और तुम्हें जेल भी भेज देंगे। राहुल लगातार उसके घर भी जाने की कोशिश करता है पता करके, लेकिन मनीषा ने उसको दोबारा कभी भाव नहीं दिया। एक बार उसके गेट पर भी पहुंच जाता है जहां जिस जज कॉलोनी में मनीषा रह रही थी। राहुल बार बार मनीषा से बात करने की कोशिश करता है। आखिरकार एक दिन मनीषा ने उसको चाय पिलाया बिठाकर, लेकिन सीधा वो आगे बात भी बढ़ाना चाह रहा था। मनीषा ने पूछा कि तुम्हारी ज़िंदगी कैसे चल रही है। बोला दूसरी शादी हुई थी लेकिन पत्नी छोड़कर चली गई। मनीषा ने बोला तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं। राहुल उसके बाद दोबारा रिलेशन में आने की बात किया कि अगर तुम चाहो तो हम दोनों एक बार फिर साथ में रह सकते हैं, पति पत्नी की तरह जैसे पहले रह रहे थे। मनीषा ने बोला तुम्हारे साथ तो मैं 7 जन्मों में भी कभी ना रहूं, और जो तुम्हें आदेश दिया गया है तुम उसका काम करो। मुंह बनाकर वो वहाँ से चला जाता है। 1 हफ्ते बाद फिर कोर्ट में सुनवाई होती है और उस पूरी बिल्डिंग को गिरा दिया जाता है। कब्जा इनको दे दिया जाता है बुजुर्ग दंपत्ति को, और साथ में इनकी राहुल की कंस्ट्रक्शन कंपनी को 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया जाता है। उसके बाद इस न्याय के किस्से पूरे प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में होते हैं कि जज हो तो ऐसी हो, जो पैसों के दम पर बिकी नहीं, और इस कोर्ट में जो कोई भी आया मनीषा की, उसके साथ न्याय ही हुआ। तो ये कहानी थी एक ऐसी लड़की की जिसने तलाक के बाद हार नहीं मानी और अपने पति को वही सजा दिया जो एक मुजरिम को देना चाहिए था। ना ही पैसे का लालच और ना ही कोई और लोभ। आपको क्या लगता है कि मनीषा दोबारा अपने तलाकशुदा पति के साथ संबंध बनाकर रहना चाहिए था, शादी बनाकर रहना चाहिए था उसको? संबंध ना बना करके अच्छा किया या गलत किया? फिर राहुल के साथ दोबारा शादी मनीषा को कर लेनी चाहिए थी? आपकी जो भी राय है आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।